आज की बात। स्वागत। आज 7 मई 2022। लेकिन आज का दिन बड़ा खास है। खास इस मायने में कि बुद्ध धम्म की दृष्टि से आधुनिक समय में ये जो जितना पुनर्जागरण हम बुद्ध धम्म का देखते हैं, इसमें जिन जिन व्यक्तित्व की बड़ी भूमिका रही, उनमें एक बड़ा विशेष नाम है भदंत शासन रश्मि का। भदंत शासन रश्मि महास्थविर। दरअसल आज भदंत शासन रश्मि के जीवन को 100 साल पूरे होते हैं। 7 मई 1922 में जन्म हुआ था भदंत शासन रश्मि महास्थविर का, और यह जन्म हुआ था महाराष्ट्र के पवनी में। पवनी ये अपने आप में एक बुद्धिस्ट क्षेत्र रहा है। आज पुरातत्व सर्वेक्षण के आधार पर वहाँ बड़े उत्खनन भी हो रहे हैं और बहुत सारी चीज़ों को संरक्षित कर लिया गया है। लेकिन हम दूसरे संदर्भों में भदंत शासन रश्मि को याद करते हैं। भदंत शासन रश्मि एक ऐसे भिक्षु है जिन्होंने ऑल इंडिया भिक्षु संघ को 15 साल तक महामंत्री के रूप में एक नेतृत्व दिया है, और उनकी जो दीक्षा है वो दीक्षा 1950 में ही हो गई थी। अब देखिएगा, 1956 में बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने बुद्ध धम्म का पुनर्जागरण किया, बुद्ध धम्म की दीक्षा ली। लेकिन भदंत शासन रश्मि ये 1950 में ही बुद्ध धम्म का हिस्सा बन चुके थे। आइए आज उनके इस कार्य को और उनके इस पूरे सफर को जानने और समझने का प्रयास करते हैं। देखिएगा, ये 12 साल की उम्र रही होगी भदंत शासन रश्मि की, मतलब जब वे बालक थे। और 12 साल की उम्र में वे वहीं के पवनी के एक बड़े गणमान्य व्यक्ति थे, माकड़े गुरुजी। इनके संपर्क में आए, इनसे प्रेरणा पाई और विरक्ति हो गई। घर से निकल गए। घर से निकल गए तो पहुंचे दिल्ली में गांधी आश्रम में। 12 साल की उम्र। अब उस वक्त में जो कुछ सीख सकते थे उसमें उन्होंने कुछ कला, कुछ शिल्प सीखे। 4 साल का प्रशिक्षण, और उसके बाद ये 16-17 साल के युवक ने वहीं पर गांधी आश्रम में कला और शिल्प की शिक्षक के रूप में काम शुरू कर दिया। अब देखिए कि 1922 के बाद के ये 16 साल वो वक्त था स्वतंत्रता आंदोलन की एक तैयारी का, और भारत में स्वतंत्रता आंदोलन बड़ी तेजी से उभर भी रहा था। तो इस वक्त में हुआ ये कि वे महात्मा गांधी जी और उस वक्त के जो भी तत्कालीन स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उन सब के संपर्क में आए और स्वतंत्रता आंदोलन का हिस्सा बन गए। अब देखिए कि इसमें 1942 के स्वतंत्रता आंदोलन में वे सहभागी हुए, जेल भी गए। लेकिन वहां से आने के बाद जब भारत को स्वतंत्रता मिली, मतलब 1947 में, और उस स्वतंत्रता के साथ की वो त्रासदी जिसमें बंटवारा हुआ, शासन रश्मि बड़े व्यथित हुए और वे उस स्थिति में अपने आप को संभालने के लिए महाबोधि सोसाइटी के जो उस वक्त के महासचिव थे देवप्रिय वली सिंह, इनके संपर्क में आए। वहां एक और भिक्षु थे जो महाथेरा थे, थेरा थे, और इन सारे भिक्षुओं में जो बात उनको नजर आई, उन भिक्षुओं को देखकर, ये बात है सारनाथ की, जब वो दिल्ली से अपने आप को, अपनी व्यथा को, अपने दुख को, अपनी वेदनाओं को जब वो उससे निजात पाना चाहते थे तो वे सारनाथ चले आए। अब सारनाथ में वे जब देवप्रिय वली सिंह और बाकी भिक्षुओं के संपर्क में आए तो उन्होंने उनको सलाह दी कि आप बौद्ध भिक्षु बन जाइए। इन्हें भी लगा कि भाई एक
अपने आप को जांचने परखने के लिए और बुद्ध धम्म को समझने के लिए भी ये ठीक हो सकता है। तो वे 15 दिन के लिए आसाम में भिक्षु बन गए, मतलब श्रामणेर बन गए। वहां उन्होंने बुद्ध धम्म का अभ्यास किया और इसी दौरान आसाम से ही वे 1950 के आसपास का वक्त रहा ये, तो वे चले गए श्रीलंका में। श्रीलंका में उस वक्त पहला बुद्धिस्ट सम्मेलन, जिसको हम फर्स्ट वर्ल्ड बुद्धिस्ट फेलोशिप कॉन्फ्रेंस जो होती है, वो कॉन्फ्रेंस हो रही थी और वे वहीं 15 भिक्षुओं के साथ उस सम्मेलन में चले गए। आपको याद होगा कि उस सम्मेलन में बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर भी पहुंचे थे। ये पहली मुलाकात थी डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर और भदंत शासन रश्मि की। वे बाबा साहेब से बड़े प्रभावित भी हुए और उसके बाद वे वहीं श्रीलंका में ही बुद्ध धम्म, बुद्धिस्ट टेक्स्ट और बौद्धों का आचरण, पाली भाषा, इन सब के अभ्यास में लग गए। और यहीं पर आगे बढ़ते बढ़ते वे श्रीलंका से ही, जब छठा संघायन हुआ तो वे श्रीलंका से ही बर्मा के लिए चल दिए। बर्मा गए, वहां उन्होंने थाईलैंड के 2 महास्थविर फ्रा विमल धम्म और फ्रखु प्रकाश समाधि गुण, ये बड़े नाम हैं बौद्ध संस्कृति में। इन दोनों से उनकी जो मुलाकात हुई तो वे उनके साथ थाईलैंड चले गए। अब ये 1963 का वक्त आ गया और 1963 में वे भारत लौटे। 1966 के आसपास की बात है, वाराणसी पहुंचे थे वे, तो संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में रुकने की व्यवस्था की उन्होंने और उसी व्यवस्था के स्वरूप वे उस विश्वविद्यालय का हिस्सा भी बने। अब इसके बाद फ्रखु प्रकाश समाधि गुण जो हैं, इनके साथ वे बुद्ध धम्म के वो महत्वपूर्ण स्थल जो बौद्ध संस्कृति से जुड़े हैं, तो इन जगह के लिए वो यात्रा पर निकले। इसका उद्देश्य ये था कि जिस तरह से धम्म कार्य हुआ उस वक्त में, उस धम्म कार्य को समझना और उन स्थलों की जानकारी प्राप्त करना जिन स्थलों को बौद्ध संस्कृति के महत्वपूर्ण स्थल माना जाता है। इसके बाद फ्रखु समाधि गुण जो है भिक्षु, ये फ्रखु प्रकाश समाधि गुण ने एक घोषणा कर दी कि सारनाथ में एक बौद्ध संस्थान वे बनाएंगे और इस संस्थान के द्वारा जो सम्राट अशोक का कार्य है, उनके रचनात्मक कार्यों को यह संस्थान एक श्रद्धांजलि के रूप में समर्पित किया जाएगा। और इसके फलस्वरूप 1975 में सारनाथ में मृगदावन महाविहार सोसाइटी एवं फाउंडेशन के पहले अध्यक्ष फ्रखु प्रकाश समाधि गुण और भदंत शासन रश्मि पहले उपाध्यक्ष बने। तो फ्रखु प्रकाश समाधि गुण इसके संस्थापक भी थे, अध्यक्ष भी थे, और भदंत शासन रश्मि इसके उपाध्यक्ष बने। ये 1977 की बात है, जब बैंकॉक थाईलैंड के सोमदत्त बुद्धाचान, इन्होंने भदंत शासन रश्मि को फ्रखु सर्व विजय इस उपाधि से नवाजा और फिर उसके बाद भदंत शासन रश्मि को इसी नाम से जाना जाने लगा। अब देखिए, उनके नेतृत्व में सोसाइटी ने उल्लेखनीय सफलताएं हासिल की हैं। एक बात जो 1956 में बाबा साहेब के नेतृत्व में जो धम्म क्रांति हुई, इसके साथ बुद्ध धम्म का प्रचार और प्रसार और दीक्षा के कार्यक्रम होते रहे, लेकिन वहां एक सारनाथ में भदंत शासन रश्मि के नेतृत्व में एक बड़ा महत्वपूर्ण आधारभूत काम होता रहा, वो संस्थान के निर्माण का, कि जिसमें प्रचारकों का प्रशिक्षण हो, जिसमें बुद्धिस्ट टेक्स्ट को समझा जाए, उसका स्टडी हो, उसका अध्ययन हो और नए नए राइटअप बाहर आए। अब देखिएगा, बौद्ध संस्कृति के संबंध में अगर भदंत शासन रश्मि महास्थविर के विचारों को देखा जाए तो ये बड़े उच्च कोटि के विचार लगते हैं और
वो एक बात बार बार कहते थे कि शिक्षा जो है वो राष्ट्र का हृदय होता है और शिक्षा के प्रति वे बड़े समर्पित रहे। और इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने सारनाथ में एक विद्यालय भी खोला है। अभी अगर आप कभी सारनाथ के थाई बुद्ध विहार में जाए या सारनाथ जाएं तो आपको 80 फीट की तथागत बुद्ध की एक बड़ी प्रतिमा नजर आती है। ये प्रतिमा भदंत शासन रश्मि इन्होंने ही लगवाई है और ये आज पूरे दुनिया का आकर्षण है और विश्व बौद्ध इतिहास में ये अपना एक अलग महत्व रखती है। भदंत शासन रश्मि जब 15 साल तक अखिल भारतीय भिक्षु संघ के महामंत्री बने रहे तो इस दौरान उन्होंने बहुत सारे लोगों को प्रशिक्षित भी किया। भदंत शासन रश्मि को अगर देखा जाए तो वे सिर्फ एक व्यक्तित्व नहीं बल्कि एक विचार थे जिसको थॉट के रूप में लिया जाए या फिर बुद्धिस्ट आइडियोलॉजी के एक ऐसे गाढ़े प्रचारक के रूप में लिया जाए कि जो उस वक्त में उस धारा से जोड़ते थे जो धारा 2500 साल से चली आ रही थी। वैसे शासन रश्मि का एक उद्देश्य ये भी रहा कि ऐसा कोई विषय बुद्धिज्म के क्षेत्र में ना रहे, चाहे फिर कला हो, संस्कृति हो, साहित्य हो, ये ऐसा कोई क्षेत्र ना रहे कि जो भिक्षुओं की समझ से अछूता रहे। तो इसके लिए उन्होंने भाषाओं पर उनका वैसे पूर्ण अधिकार था। इसमें उन पाली वो जानते थे, संस्कृत जानते थे, उर्दू, सिंहली और उर्दू का जो मिक्सचर है उसे भी, अंग्रेजी, थाई, बांग्ला, जर्मन और फ्रेंच, इतनी भाषाओं के वो ज्ञाता थे। लेकिन भदंत शासन रश्मि महास्थविर को एक प्रकृति प्रेमी के रूप में आज भी सारनाथ और उसके आसपास का क्षेत्र जानता और पहचानता है। थाई बुद्ध विहार का परिसर अगर आप देखें तो विभिन्न प्रकार के पेड़ उस पूरे परिसर में दिखते हैं। विभिन्न प्रकार के रंग बिरंगे फूलों के पौधे वहां पर दिखते हैं। ये सब भदंत शासन रश्मि महास्थविर इन्हीं के पहल का हिस्सा है। ये भदंत शासन रश्मि जी का जो प्रयाण हुआ, जिसको परिनिर्वाण कहा जाए, देहावसान कहा जाए, तो ये 22 दिसंबर 2010 में हुआ है, यानी कि अब से 12 साल पहले। लेकिन एक बात को आप समझिएगा कि 1922 के जन्मे भदंत शासन रश्मि महास्थविर अपने आप में एक बड़ा कार्य बुद्धिज्म की धारा के लिए करके जाते हैं और उस धारा को, उस प्रवाह को वे बनाए रखते हैं। आप देखिए कि यदि आज हम सारनाथ जाते हैं तो उनका जो पार्थिव शरीर है वो समाधि स्थल के रूप में स्थापित किया गया है और दर्शनार्थी जिसको देखकर शांति का भी अनुभव करते हैं। वहाँ जितने लोग जाते हैं वे सब कुछ पल के लिए वहाँ रुक जाते हैं और इस महान बौद्ध भिक्षु को अपना अभिवादन पेश करते हैं और उनके प्रति अपना अनुग्रह भी व्यक्त करते हैं। तो आज की बात में हम यहाँ रुकेंगे। आज हमने जाना भदंत शासन रश्मि महास्थविर जी का एक छोटा सा परिचय। वैसे ये परिचय मात्र है, लेकिन भदंत शासन रश्मि महास्थविर अपने आप में इस परिचय से बहुत बड़े हैं।